Hello everyone, I am Navneet Chhabra. I'll discuss the Science and Technology section of Anubhav 2. आगे बढ़ने से पहले सेशन का एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं. So for every question we are going to discuss 3 dimensions. Firstly, we will talk about the core concepts involved in the question. Secondly, there will be some questions in which we will have the scope of solving them by common sense or trick, if we can say that. तो हम वो डायमेंशन भी डिस्कस करेंगे. एंड थर्डली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पेरिफेरल इश्यूज इन्वॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन. देखिए, हर एक क्वेश्चन एक लार्जर थीम को बिलोंग करता है. अब उस थीम में से एक पर्टिकुलर डायमेंशन तो यहां पूछ लिया गया, बट चांसेस आर कि उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है दूसरे पेरिफेरल, दे कैन ऑल्सो कम इन द एग्जामिनेशन. तो हम वो सारे भी डिस्कस करते जाएंगे. अल्टीमेटली आवर ऑब्जेक्टिव विल बी दैट इन द नेक्स्ट 1 hour you should at least cover 15 to 20 important topics for prelims. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एक और क्लैरिफिकेशन, हर क्वेश्चन में पहले वी विल टॉक अबाउट क्विकली द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. मैं आपको स्टेटमेंट वाइज आंसर बता दूंगा. आफ्टर दैट हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. पहला क्वेश्चन जो है ये सैटेलाइट लॉन्च की जो लोकेशन होती है उसके रिस्पेक्ट में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट कहता है दैट सैटेलाइट्स आर जनरली लॉन्च फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्रीज रादर देन द वेस्ट कोस्ट. ये सही है स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दैट रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज हायर ऑन द ईस्ट कोस्ट देन द वेस्ट कोस्ट. मीनिंगलेस स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 3 कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर ऑन द ईस्ट कोस्ट रिड्यूसिंग द एयर रेजिस्टेंस फॉर रॉकेट्स ड्यूरिंग द लॉन्च. दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस. व्हाई आई एम सेइंग दैट थोड़ी देर में समझ जाएंगे, बट चलिए डिटेल डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पूछा गया है. तो देयर आर 2 कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू माइट हैव रेड दिस न्यूज दैट इसरो इज ट्राइंग टू बिल्ड द 3rd लॉन्चिंग पैड इन आर श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन. हमारा जो जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा में है, विच इज इन आंध्र प्रदेश. यहां पे अभी 2 लॉन्चिंग पैड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. इसरो इज प्रिपेयरिंग द 3rd लॉन्च पैड, जिसमें से हमारे जो न्यू जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो कि अगेन प्लानिंग स्टेज में है, वी वांट टू लॉन्च देम फ्रॉम दिस 3rd लॉन्च पैड. अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमारे रॉकेट्स कौन कौन से हैं, PSLV, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3. अगला कौन सा प्लान है, न्यू जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो उसके लिए लॉन्च पैड बनाया जा रहा है. अब जब ये न्यूज आई, आफ्टर दैट देयर वर सीरीज ऑफ द एक्सप्लेन्ड सेक्शंस इन वेरियस न्यूज़पेपर जो ये बात कर रहे थे कि जो लॉन्च साइट चूज की जाती है सैटेलाइट की, उसमें क्या फैक्टर्स ध्यान रखे जाते हैं, राइट. तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया. दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये था that other than this Sriharikota, we are also building a new whole spaceport जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे इन तमिलनाडु, इन दिस लोकेशन, राइट. सो अगेन वो सारे फैक्टर्स जो श्रीहरिकोटा में हैं, वो सारे फैक्टर्स आपके इस न्यू स्पेसपोर्ट में भी है. अदर देन दैट इट ऑल्सो गिव्स यू सर्टेन अदर एडवांटेज, तो हम उसकी भी बात करेंगे. अब जो हम सैटेलाइट की लॉन्च लोकेशन के लिए फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, दे आर 3. फर्स्टली, दैट साइट should be as close as possible to the equator. Secondly, it should be on the coastal region. Thirdly, it should be preferably on the east coast. अभी जो इक्वेटर और कोस्ट है, प्राइमरली आई एम अज्यूमिंग कि आप सबने ये बहुत ज्यादा सुना है और पढ़ा भी है, बट ये जो ईस्ट कोस्ट वाला फैक्टर है, दैट इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू मिस. तो ये क्वेश्चन उस पे है. अब देखिए, मुझे जब भी लॉन्चिंग स्टेशन का हमें कोई भी साइट डिसाइड करनी है तो 2 चीजें हम ध्यान रखते हैं. फर्स्ट, अर्थ इज रोटेटिंग, सो वी वांट टू यूटिलाइज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ. सेकेंडली, वी ऑल्सो हैव टू कीप द सेफ्टी फैक्टर इन माइंड. अगर कोई लॉन्च के दौरान पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इन दैट केस द रॉकेट एंड द सैटेलाइट दे शुड नॉट फॉल ऑन पॉपुलेटेड रीजन, राइट. अब ये जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड का एडवांटेज लेना है, ये बहुत कॉमन सेंसिकल है. मान लीजिए मुझे एक स्टोन थ्रो करना है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, राइट. 2 कंडीशन है. एक तो मैं ग्राउंड से वो स्टोन थ्रो करूं, लेट्स से मुझे फ्रंट में सामने स्टोन थ्रो करना है. अब एक कंडीशन है मैं ग्राउंड से थ्रो करूं, एंड सेकंड इज आई स्टैंड इनसाइड अ मूविंग बस, और बस भी इस डायरेक्शन में जा रही है. अगर मैं बस से स्टोन थ्रो करूंगा तो बस की स्पीड विल बी एडेड इन द स्पीड ऑफ द स्टोन, एंड दैट विल ईज माई जॉब.
यही काम अर्थ की रोटेशनल स्पीड रॉकेट के लिए कर सकती है, राइट? अच्छा, अब अर्थ रोटेट किस डायरेक्शन में कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट. सो इफ आई वांट टू यूज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ टू ईज द जॉब ऑफ द रॉकेट, आई हैव टू थ्रो द रॉकेट इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, राइट? अब ईस्टवर्ड डायरेक्शन में सोचिए, अगर आप वेस्ट कोस्ट से खड़े होकर ईस्टवर्ड थ्रो करेंगे रॉकेट, सो ऑब्वियसली आपका लैंड मास आएगा, एंड इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट देन योर सेफ्टी फैक्टर विल बी अंडरमाइंड, राइट? लेकिन अगर आप ईस्ट कोस्ट में खड़े होकर रॉकेट थ्रो करेंगे ईस्टवर्ड, एंड इन केस देयर इज एनी एक्सीडेंट, तो जो रॉकेट फॉल करेगा वो वाटर बॉडी में करेगा. नाउ यू आर सेफ, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू लॉन्च फ्रॉम ईस्ट कोस्ट एंड नॉट वेस्ट कोस्ट. ठीक. अच्छा, ये जो इक्वेटर का लॉजिक है कि इक्वेटर के क्यों पास आना है, ये बात कर लेंगे, बट उससे पहले जो स्टेटमेंट 2 और 3 था उसको देख लेते हैं क्यों ये इलॉजिकल है. देखिए, स्टेटमेंट 1 तो हमने बात कर ली. स्टेटमेंट 2 कहता है कि ईस्ट कोस्ट पे स्पीड जो है अर्थ के रोटेशन की, दैट इज मोर देन वेस्ट कोस्ट. इज इट इवन पॉसिबल कि हमारा इंडिया का, लेट्स से इमेजिन करिए कि जो ईस्ट कोस्ट है दैट इज मूविंग फास्टर देन द वेस्ट कोस्ट. अर्थ की रोटेशनल स्पीड वेरीज अक्रॉस लैटिट्यूड. अगर आप लैटिट्यूडनली मूव करेंगे तो अर्थ की रोटेशन स्पीड चेंज होती है, बट लॉन्गिट्यूड वाइज दो कोस्ट के बीच कभी रोटेशन स्पीड चेंज हो ही नहीं सकती. एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, और आप कह रहे हैं कि उसका एक पॉइंट ज्यादा तेज भाग रहा है और दूसरा पॉइंट धीरे भाग रहा है. देयर विल बी कंप्लीट डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड बॉडी. इट विल बी कैटास्ट्रोफिक, राइट? यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट will happen if this is going to come true. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बिजार स्टेटमेंट है. सेकंड कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है ईस्ट कोस्ट में, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम होती है. आई कैन सेफली अज्यूम कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यू हैव बेटर ज्योग्राफी देन मी. आई हैव अ टेरिबल ज्योग्राफी, बट स्टिल आई नो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिस्टेंटली सारी कंट्रीज में ईस्ट कोस्ट में कम नहीं हो सकता है. Atmospheric pressure primarily depends on the temperature of that region, local weather conditions, or you can say altitude, height, right? इसके अलावा कोई फैक्टर ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कि हर बार ऐसा हो कि ईस्ट कोस्ट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है. इनफैक्ट अगर कभी हाइपोथेटिकली ऐसा होता भी, इवन इन दैट केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन नॉट प्रोवाइड सो मच एयर रेजिस्टेंस कि आपको रॉकेट का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा रॉकेट लॉन्च में. तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो बिजार. अब आंसर तो आपका डी ही बचेगा इसके बाद, राइट? नन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट. अब बात कर लेते हैं कि जो इक्वेटर वाला फैक्टर होता है वो क्या होता है. व्हाई डू वी वांट आवर लॉन्च साइट टू बी एज नियर टू इक्वेटर एज पॉसिबल. देखिए, हम अर्थ की रोटेशनल स्पीड का यूज करना चाह रहे हैं, तो पहला तो हमने ये किया कि ईस्टवर्ड लॉन्च किया. सेकेंडली, अर्थ की रोटेशन स्पीड एक्चुअली लैटिट्यूड के अक्रॉस वेरी करती है. इक्वेटर वाला पॉइंट दैट मूव्स फास्टेस्ट, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल द अर्थ्स रोटेशन स्पीड डिक्रीजेस टू ऑलमोस्ट जीरो. अब यहां पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम अर्थ की रोटेशन स्पीड कह रहे हैं तो दो तरीके की स्पीड है. एक तो है एंगुलर स्पीड एंड सेकेंड इज लीनियर स्पीड. डू नॉट वरी अबाउट दीज कॉम्प्लेक्स टर्म्स. एंगुलर स्पीड का सिंपली इतना मतलब होता है कि पर आवर में कितना डिग्री ये रोटेट करेगी. अब ये हमेशा सबके लिए कांस्टेंट है. आप अर्थ पे कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, एवरी पॉइंट इज रोटेटिंग 360 डिग्री इन 24 आवर, मतलब 15 डिग्री इन 1 आवर. तो ये तो सभी पॉइंट के लिए कॉमन है. सेकंड इज लीनियर स्पीड. लीनियर स्पीड का ये मतलब होता है कि अगर मैं अर्थ पे कोई पॉइंट उठाऊं, हाउ मेनी किलोमीटर्स इट विल ट्रैवल इन 1 आवर, राइट? ये जो है लीनियर स्पीड, दिस इज फास्टेस्ट ऑन इक्वेटर. क्यों? लॉजिकली सोचिए, इक्वेटर पे कोई एक पॉइंट पूरा एक चक्कर लगा रहा है 360 डिग्री. It has to cover a bigger circle in 24 hours. और अगर कोई पॉइंट मैं यहां पे पिक करूं, it has to cover a smaller circle in 24 hours. तो अगर इक्वेटर का पॉइंट बिगर सर्कल कवर कर रहा है, इट मींस इट वाज मूविंग फास्टेस्ट, राइट? तो इक्वेटर से इफ आई लॉन्च माई रॉकेट, I will have the advantage of maximum speed of the earth, and that is I want my launch site to be as close as possible to the equator. ठीक, तो हमने 3 फैक्टर के बात किए थे. एक तो इक्वेटर के पास होना चाहिए, सेकेंडली कोस्टल रीजन पे होना चाहिए, थर्डली ईस्ट कोस्ट पे होना चाहिए. तो ये तीनों रीजंस हमने देख लिए. अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एज आई सेड दैट इंडिया इज डेवलपिंग इट्स न्यू स्पेसपोर्ट. स्पेसपोर्ट मतलब सिंपली जहां से लॉन्च करेंगे रॉकेट, इन तमिलनाडु, और इस जगह का नाम है कुलशेखरपट्टनम.
वाई डू वी नीड दिस न्यू स्पेस पोर्ट? अब इसका लॉजिक ये है, मान लीजिए दैट आई वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, तो मुझे डाउनवर्ड थ्रो करना होगा अपना सैटेलाइट, राइट? इफ आई थ्रो माई रॉकेट डाउनवर्ड डायरेक्टली, आई विल गेट द टेरिटरी ऑफ श्रीलंका, और अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है देन श्रीलंका इज इन डेंजर. So that is why, to avoid any potential harm to Sri Lanka, what we do is we firstly throw the rocket rightwards, then we take a turn and we move downwards. तो हमें unnecessarily एक right turn लेना पड़ता है and then we move downwards, right? This increases the distance that the rocket has to travel and ultimately it will lead to more fuel. इसलिए हम यहां पे बना रहे हैं ताकि अगर हमें पोलर ऑर्बिट में कभी रॉकेट लॉन्च करना है, so that we can directly throw the rocket downwards विदाउट टेकिंग अ राइटवर्ड टर्न. तो ये कुल सेकरपत्तनम में ये एडवांटेज हमें एडिशनल मिल जाता है. बाकी इक्वेटर के पास तो ये भी होगा, इक्वेटर नीचे है, सो यू आर मूविंग डाउनवर्ड्स, तो इक्वेटर का एडवांटेज तो मिलेगा ही. कोस्ट पे है, ईस्ट कोस्ट पे है, बट इट हैज अनदर एडेड एडवांटेज कि आपको ये राइटवर्ड टर्न नहीं लेना पड़ेगा. बाय द वे, टेक्निकली बहुत प्यार से इसको कह दिया जाता है डॉग लेग मैन्यूवर. ये जो हमने राइटवर्ड टर्न लिया और फिर डाउनवर्ड गए, वी कॉल इट डॉग लेग मैन्यूवर. तो अगर आप कुलशेखरपट्टनम से लॉन्च करेंगे तो ये डॉगलेग मैन्यूवर अवॉइड हो जाएगा. चलिए, तो ये हमारा सारे जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे वो हो गए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अबाउट LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ये टर्म चैट जीपीटी की वजह से. क्वेश्चन इज अप्लाइड, ये सिंपली पूछ रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजीज दी हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज: जनरेटिव AI, नॉन फंजिबल टोकन, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. अब ये पूछ रहा है कि इसमें से किसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्राइमरली उसकी कोर फंक्शनैलिटी में यूज होते हैं. द आंसर इज ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव AI. NFT और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का कोर फंक्शनैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन LLM. बात करते हैं, पहले थोड़ा सा LLM देख लेते हैं, बिकॉज ये थोड़े फैंसी टर्म्स जो हैं कई बार डराते हैं हमें. तो बात कर लेते हैं LLM होता क्या है. देखिए, सिंपली स्पीकिंग LLM इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हम चालू करते हैं कि ये जो प्लेथरा ऑफ वर्ड्स जो हम देखते हैं AI में, ये कैसे फिट होते हैं LLM में. LLM पूरे AI के वर्ड में कहां फिट होता है. सबसे पहले AI इज द सुपरसेट. AI इज ग्रुप ऑफ ऑल दोज टेक्नोलॉजीज विच आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मशीन, एनी मशीन, द एबिलिटी टू हैव ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस. तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस के केपेबल बना रही हैं, ऑल ऑफ देम आर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसे प्रोमिनेंट तरीका है, अब मशीन को जब आप ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना चाह रहे हैं, देयर आर मेनी वेज टू डू अचीव इट. द मोस्ट प्रोमिनेंट वे इज द मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में क्या होता है? तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ AI वेयर वी आर सप्लाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टू द मशीन, and now we are asking the machine, we are training it to identify the pattern in the data. और उस पैटर्न के बेसिस पे we are saying कि जब हम आपको न्यू इनपुट देंगे, you have to perform a certain function. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे एक सिंपल ईमेल का स्पैम फिल्टर बनाना है कि भाई जो ईमेल आए, the machine should be able to segregate it into spam and non-spam automatically. What I will do? So firstly, I'll supply it huge amount of data in the form of मेल्स, और उस मेल को मैं पहले से कैटेगराइज करके रखूंगा. दिस इज द टैग ऑफ स्पैम एंड दिस इज द टैग ऑफ नॉन स्पैम. नाउ दिस मशीन विल एनालाइज द पैटर्न कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है मेल में, तो इसे यूजर ने स्पैम बोला है या नॉन स्पैम बोला है. बेस्ड ऑन दैट इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द पैटर्न्स इन द एग्जिस्टिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द मेल्स. अब जब ये ट्रेन हो गया, नाउ आई विल सप्लाई अ न्यू मेल टू इट. जो इसने लर्न किया था उसके बेसिस पे नाउ इट विल गिव द न्यू टैग टू दिस मेल कि अब ये स्पैम में रखा जाए या नॉन स्पैम में रखा जाए. राइट? सो दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट. अब मशीन लर्निंग का भी एक सबसेट होता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये क्या होता है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल is a type of machine learning where we are supplying data in the form of text data, and our purpose is to train the machine to perform human language related task. What do I mean? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे टेक्स्ट डेटा दे रहा हूं, आई वॉन्ट टू ट्रेन इट टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर, द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज,
हाउ डू ह्यूमन स्पीक, कैसे सेंटेंस अरेंज किया जाता है, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी अंडरस्टैंड करना. So that once it's able to understand all these functions with respect to language, now when I will give you a new command in human language, simple English, it will be able to understand what to do. This is what large language model means. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप चैट जीपीटी या जेमिनी देखते हैं. तो चैट जीपीटी को बहुत सारा ह्यूज डेटा सप्लाई किया गया है इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, कॉन्वर्सेशन, जहां से उसने डिकोड किया है कि इस बात का मतलब ये होता है एंड दिस इज हाउ आई हैव टू रिप्लाई. तो आप इसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट डालते हैं इट रिप्लाइज यू अकॉर्डिंगली, राइट. तो ये होता है एलएलएम. अब इन ऑप्शंस को अगर आप देखें कि एलएलएम के यूज केस कहां है, तो जनरेटिव एआई इज द बिगेस्ट यूज केस ऑफ एलएलएम दैट यू सी मोस्टली. जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई इज दैट फॉर्म ऑफ एआई which can generate new content be it in the form of text, image, video, जो कि चैट जीपीटी कर रहा है. चैट जीपीटी से आप किसी भी चीज के बारे में कंटेंट मांगते हैं, इट गिव्स यू अ न्यू कंटेंट, राइट. इफ यू आस्क इट टू जनरेट एन इमेज, इट कैन ऑल्सो डू दैट, राइट. तो अब ये इसे कहते हैं जनरेटिव एआई. अब जनरेटिव एआई का बेस्ट एग्जांपल आप जो जानते हैं ये चैट जीपीटी और जेमिनी है. अब इसकी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी इज एलएलएम. चैट जीपीटी एक एलएलएम यूज करता है जिसका नाम है जीपीटी. जीपीटी 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3 की सीरीज है. अब ये जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने डेवलप किया है. तो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी इज एलएलएम. उसका जो आप सामने मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं चैटबॉट के फॉर्म में, दैट इज चैट जीपीटी, राइट. और वो एग्जांपल हो गया किसका? जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. यहां पे क्लैरिटी रखिएगा, इन द अनुभव 1 वी टॉक्ड अबाउट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI. दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. और ये जनरेटिव एआई जो है ये तो प्रैक्टिकली बहुत एविडेंट, बहुत हमें अभी दिख ही रहा है यूज में. चलिए, तो ये तो है ही है, बट व्हाट अबाउट ये आपका एनएफटी और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. देखिए, अगर आप एनएफटी का बहुत बेसिक भी जानते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज रिलेटेड टास्क का कोई लेना देना नहीं है. एनएफटी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक मानते हैं स्टूडेंट्स. हम इसको बहुत जनरल लैंग्वेज में समझ के देखते हैं कि ये होता क्या है. देखिए, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, इज अ टाइप ऑफ डिजिटल असेट. इट्स नॉट अ फिजिकल असेट, इट्स अ डिजिटल असेट दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिटल आइटम. मान लीजिए कोई एक डिजिटल आर्ट पीस है. अब इस डिजिटल आर्ट पीस को रिप्रेजेंट करने वाला एक टोकन है कि ये एनएफटी, ये टोकन जिसके पास भी होगा, दैट बिकम्स द ओनर ऑफ दिस डिजिटल आर्ट पीस, राइट. तो एनएफटी इस तरीके से यूज किया जाता है. अब एनएफटी की जो बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी होती है दैट इज ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन क्या होता है? अनदर फैंसी वर्ड. ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटल लेजर. लेजर का मतलब होता है रिकॉर्ड, जिसमें ट्रांजैक्शंस मेंटेन किए जाते हैं. तो ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड वेयर वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग. अब एनएफटी क्या करता है? एनएफटी ये जो ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ओनरशिप का रिकॉर्ड कहां मेंटेन किया जाता है? इस ब्लॉकचेन में, इस डिजिटल रिकॉर्ड में. तो अगर आपके पास एक एनएफटी है, कैसे पता चलेगा ये डिजिटल टोकन है? हाउ अदर्स विल नो कि ये जो टोकन है ये इसकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी डिजिटल आर्ट की. सो दैट ओनरशिप रिकॉर्ड इज पुट ऑन द ब्लॉकचेन, राइट. अब आप यहां पे देखें, कोई लैंग्वेज रिलेटेड टास्क इसकी कोर फंक्शनैलिटी में है ही नहीं. तो हाउ कैन इट यूज एलएलएम, राइट. अब बात करते हैं थर्ड जो है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम. फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आप अपना फोन का फेस लॉक देखते हैं कि फोन उसके यूजर के, उसके ओनर के फेस से लॉक और अनलॉक होता है, राइट. A facial recognition system basically refers to those technologies which are trying to identify a person's identity based on the image of face. तो बेसिकली इसका अगर हम थोड़ा ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज देखें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत यूज किया जाता है. तो पुलिस हैज अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल डेटाबेस जहां पे क्रिमिनल नाम और उसकी इमेज वहां पे एक रजिस्टर्ड है कि भाई इन्होंने पहले कोई क्राइम किया था. अब नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज सम क्राइम हैपनिंग इन सम प्लेस. कोई सस्पेक्ट्स हैं, ये सस्पेक्ट्स हैं. अब हमें इनकी इमेज तो है हमारे पास, बट इनकी आइडेंटिटी पता करनी है. तो व्हाट वी विल डू इज, हम अपने सिस्टम में डालेंगे, वो इस इमेज को, इस फेस की इमेज को एनालाइज करेगा हमारा सिस्टम. वो देखेगा कि इसके नोज की विड्थ कितनी है, आईज के बीच स्पेसिंग कितना है, जॉ लाइन क्या है, फेशियल फीचर्स पूरे एनालाइज करेगा.
एंड देन इट विल ट्राई टू मैच इट विद द डेटाबेस अवेलेबल. अगर डेटाबेस से मैच कर जाएगा देन वी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. तो ये काम होता है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का, राइट. अब अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये तो इमेज मैपिंग हो रही है, यहां लैंग्वेज रिलेटेड टास्क क्या हो रहा है, तो इसकी कोर फंक्शनैलिटी तो इस पर डिपेंड नहीं करती है. अब अगर आपको फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जस्टिफाई करना चाहेंगे कि भाई एलएलएम यूज हो सकता है, देखो हमने ये फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम देखा. सी पॉइंट इज दिस कि अगर आप उसमें कोई एडिशनल फीचर डालना चाहते हो, मान लो दैट आई वांट टू गेट टू एनालाइज द रिपोर्ट जनरेटेड बाय फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, उस टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहता हूं, इन दैट केस ऑब्वियसली एलएलएम विल बी यूज्ड. बट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द कोर फंक्शनैलिटी. तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी का एलएलएम से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, नाउ देयर आर सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट भारत जन. इनफैक्ट भारत जन का भी एक क्वेश्चन आगे आने वाला है. सो भारत जन इज बेसिकली अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड एलएलएम जिसको हम यूज करेंगे अपने जनरेटिव एआई बनाने के लिए, विच आर ट्रेन्ड इन द इंडियन सोशियो कॉन्टेक्स्ट. हमारी लैंग्वेजेस में, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट जनरेट करेगा, राइट. बिकॉज यू नो कि डेटा, जिस डेटा पे हम ट्रेन करेंगे उस तरीके के बायसेस आ जाते हैं एआई में. सो वी वांट टू डेवलप अ जनरेटिव एआई जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देगा, राइट. तो उसका पहले रिक्वायरमेंट है एक एलएलएम बनाना, और वो एलएलएम का नाम है भारत जन. ये प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है आईटी बॉम्बे. देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो इन्वॉल्व, और इसे फंड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड एलएलएम. तो ये इंफॉर्मेशन अगेन वन लाइनर की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई थिंक आपका भारत जन का क्वेश्चन अगला ही था. तो यहां पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है. दे आर आस्किंग कि कौन से टर्म्स करेक्टली मैच्ड हैं. पहला टर्म है अल्फाफोल्ड एआई सिस्टम फॉर प्रिडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड भारत जन इंडियन इनिशिएटिव फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग. ऑब्वियसली ये गलत है, हमने अभी बात कर ली कि भारत जन इज बेसिकली इंडियाज एलएलएम. सेकंड लॉकबिट. लॉकबिट इज अ रैंसमवेयर. ये सही बात है. देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है भारत जन और अल्फाफोल्ड. भारत जन का जो भी कॉन्सेप्ट है वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. अल्फाफोल्ड इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. उसमें थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन इन्वॉल्व है, उसे थोड़ी देर में करेंगे. बट पहले लॉकबिट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, इसकी बात कर लेते हैं. देखिए लॉकबिट बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा था. इट इज बेसिकली अ रैंसमवेयर. रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर आर टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर. जैसे आप वायरस कहते हो, दैट इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर. रैंसमवेयर एक दूसरे टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है. व्हाट इट डज, तो लेट्स से अ सिस्टम इज बीइंग अटैक्ड बाय रैंसमवेयर. अब उसमें क्या होगा, सिस्टम पे जो रखी हुई फाइल्स हैं दे विल गेट इनक्रिप्टेड, वो कोडेड फॉर्म में हो जाएंगी. तो जो सिस्टम का ओनर है दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दीज फाइल्स. अब देयर विल बी अ साइबर अटैकर जो इससे रैंसम डिमांड करेगा कि भाई इतने पैसे दो, देन ओनली वी विल डिकोड योर फाइल्स सो दैट यू आर एबल टू एक्सेस देम. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रैंसमवेयर. तो लॉकबिट अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था. एनीवेज अब आते हैं अल्फाफोल्ड पे, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अल्फाफोल्ड का क्या कॉन्टेक्स्ट है? सो दिस ईयर्स नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज गिवन टू 3 साइंटिस्ट. अब उसमें से जो 2 साइंटिस्ट थे दे वर गिवन हाफ ऑफ द प्राइज एंड देयर कंट्रीब्यूशन वाज दैट दे डेवलप्ड अल्फाफोल्ड. ये बेसिकली दोनों साइंटिस्ट जो हैं, एक डीप माइंड करके कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट इज द पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल. तो ये डीप माइंड कंपनी में दे आर द रिसर्चर्स एंड दे डेवलप दिस टूल अल्फाफोल्ड. अल्फाफोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है. अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी रिलेवेंस क्या है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आप इस बात की इंपॉर्टेंस को अप्रिशिएट कर पाए उससे पहले थोड़ा सा प्रोटीन को अप्रिशिएट कर लीजिए. बिफोर स्टार्टिंग यूपीएससी आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू अज्यूम दैट प्रोटीन इज नथिंग बट अ न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड मसल. दिस इज नॉट सो. प्रोटीन की जो जॉब प्रोफाइल है आई थिंक दैट इज मोर डाइवर्स देन द आईएस. अब प्रोटीन आपकी सेल और टिश्यूज को बिल्ड करने से लेके आपकी हेयर की हेल्थ के लिए केराटिन रिक्वायरमेंट होता है, केराटिन प्रोटीन है. स्किन की हेल्थ, कोलेजन रिक्वायरमेंट होता है, कोलेजन प्रोटीन है. ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो, हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन. बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना, उसके लिए भी जो यूज होते हैं हार्मोन्स, मेनी ऑफ देम आर प्रोटीन.
इंसुलिन का आपने नाम सुना है, जो बॉडी में शुगर कंट्रोल करता है. इंसुलिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन, राइट? तो प्रोटीन हैव वेरियस फंक्शंस और देयर आर एंड एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिसीजेस which occur due to the malfunctioning of protein. तो प्रोटीन को समझने से रिलेटेड जो भी रिसर्च आ रही है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब बात करते हैं ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. देखिए, प्रोटीन इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल. इस केमिकल को बोलते हैं एमिनो एसिड. तो प्रोटीन इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स. एमिनो एसिड्स नेचर में बहुत तरीके के होते हैं, बट फॉर अस 20 एमिनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट. अब ये 20 एमिनो एसिड जिस जिस सीक्वेंस में अटैच होते जाएंगे, प्रोटीन का नेचर बदलता जाएगा, राइट? बट हियर कम्स अनदर इंफॉर्मेशन. प्रोटीन में जो एमिनो एसिड, ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, जिस सीक्वेंस में अटैच होंगे, बेस्ड ऑन दैट सीक्वेंस ये प्रोटीन एमिनो एसिड की चेन 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होने लग जाती है कुछ इस तरीके से. ये सब आप जो देख रहे हैं, इट्स अ 3D फोल्डिंग ऑफ चेन ऑफ एमिनो एसिड. और ये कैसे फोल्ड होंगे उसके बेसिस पे 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है प्रोटीन का. और ये 3D स्ट्रक्चर कैसे फोल्ड होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सीक्वेंसिंग कैसी हुई है अमीनो एसिड की. अच्छा, इस 3D स्ट्रक्चर का यूज क्या है? सो प्रोटीन आपका फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस 3D स्ट्रक्चर. आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कैसे करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस 3D स्ट्रक्चर, राइट? अब इस 3D स्ट्रक्चर को अगर हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोटीन फंक्शन क्या करेगा बॉडी में. देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें इस प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोई इंटरेक्शन करना है, मान लीजिए कोई ड्रग भेजना है, एक डिसीज कॉजिंग प्रोटीन है, एक मलफंक्शनिंग प्रोटीन है, नाउ आई हैव टू सेंड अ ड्रग. तो ये ड्रग का मॉलिक्यूल इससे इंटरैक्ट कैसे करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो स्ट्रक्चर को हमें डिटरमाइन करना है, प्रेडिक्ट करना है. कुछ साल पहले अगर हम चले जाएं, तो वी बेयरली न्यू 1/3 ऑफ द प्रोटीन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में लगभग 20,000 प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से 1/3 प्रोटीन ही हम प्रेडिक्ट कर पाए थे. बट आफ्टर दिस अल्फाफोल्ड, आफ्टर दिस AI डेवलपमेंट, वी हैव ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड एवरी एग्जिस्टिंग प्रोटीन इन एवरी स्पीशी, नॉट जस्ट ह्यूमंस. ये करता कैसे? तो बेसिकली इसने क्या किया, जितने भी नोन प्रोटीन के स्ट्रक्चर थे उसका एक डेटाबेस बनाया, राइट? और उसमें अपने डेटा को ट्रेन किया कि अगर एमिनो एसिड का ये सीक्वेंस होता है तो कैसा 3D स्ट्रक्चर बनता है. एंड दैट AI सिस्टम स्टार्टेड एनालाइजिंग द पैटर्न्स. और उसको जब उस डेटा से मल्टीपल टाइम्स ट्रेन किया गया, देन इट स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स एक्यूरेसी कि अब मुझे कोई एक नया एमिनो एसिड का सीक्वेंस बता दो, आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ इट, राइट? तो ये इस तरीके से प्रेडिक्ट करता है अल्फाफोल्ड. अब इस प्रेडिक्शन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, there are many, but just to tell you few examples. For example, I said that there are certain diseases which are caused by malfunctioning proteins. अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होगा, we can understand that disease better. I told you that there are drugs which operate in this way कि उसे उस malfunctioning प्रोटीन पे जाके अटैक करना है. अब उस प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर पता है, then I can tell कि ये ड्रग इससे कैसे इंटरैक्ट करेगा. So I can develop my drugs better, faster. वैक्सीन डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है. आपने सुना होगा जब आप वायरस पढ़ते हैं, कोविड वायरस, तो आपको बताया जाता है कि वायरस की सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, और आपका जो वैक्सीन में प्रेजेंट एंटीबॉडी है, दैट एंटीबॉडी बाइंड्स टू दिस प्रोटीन, और वायरस को ये इन्फेक्ट करने से आपकी बॉडी में इट प्रोटेक्ट्स. अब बाइंड करने के लिए यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट? सो इफ यू हैव प्रेडिक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द पैथोजेंस, देन यू कैन डेवलप वैक्सीन बेटर, राइट? These are some of the use cases. ये 5 मिनट का डिस्कशन is nowhere sufficient to tell you how much big miracle this AlphaFold is. एग्जाम में तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट I'll advise कि जब भी कभी फ्री हो, read about it. It's nothing less than miracle. चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में. एंड इट इज सेइंग कि इसमें से क्या क्या एडवांटेजेस होंगे इंडिया की फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के डिप्लॉयमेंट के. पहला स्टेटमेंट कहता है दैट इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड इनरिच्ड यूरेनियम. ये सही है. सेकंड कहता है दैट इट कैन जनरेट फिसाइल प्लूटोनियम 239
थ्रू द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ थोरियम 232 आइसोटोप्स। देखिए ये प्लूटोनियम 239 जनरेट तो करेगा बट नॉट बाय चेंजिंग थोरियम 232, इट विल कन्वर्ट यूरेनियम 238 इंटू प्लूटोनियम 239। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, इट कैन डायरेक्टली यूटिलाइज थोरियम एज अ फ्यूल, फालतू बात। चलिए क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, मार्च 2024 में होमी जहांगीर भाभा ने जो ड्रीम 1954 में देखा था उसका सेकेंड स्टेज वी अचीव्ड, आई शुड नॉट से अचीव्ड, उस सेकेंड स्टेज की शुरुआत हो गई। मार्च 2024 में एक न्यूज थी कि इंडिया का जो सेकेंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है विच इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसकी कोर लोडिंग स्टार्ट की है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। कोर लोडिंग मतलब कोर में फ्यूल पुट करना, वी हैव स्टार्टेड एंड वी वर वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट फ्रॉम डिकेड्स। हम बहुत ज्यादा डिलेड हैं इसको अचीव करने में, बट फाइनली दैट मोमेंट हैज कम। सो अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की आज तक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल अभी नहीं पूछा गया, बहुत ज्यादा, बहुत बेसिक बातें हुई हैं, बट नाउ दैट वी हैव अराइव्ड एट दैट स्टेज, चांसेस आर वेरी हाई कि इसका डिस्कशन यूपीएससी में आपको देखने को मिल सकता है डिटेल्स। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में ऑल ऑफ यू हैव रेड दिस थिंग कि ब्रीडर टर्म का मतलब ये होता है दैट इट जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स। आई एम रिपीटिंग, इट जनरेट्स मोर फिसाइल मटेरियल देन इट कंज्यूम्स। अब बात ये आती है कि फिसाइल मटेरियल क्या होता है। आई एम अज्यूमिंग आपको पता है, बट फिर भी ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आप जो भी न्यूक्लियर फ्यूल के नाम सुनते हैं आइसोटोप्स, वो दो तरीके के होते हैं, ईदर दे आर फिसाइल और दे आर फर्टाइल। फिसाइल का मतलब ये होता है, इफ आई टेक दिस एटम, इफ आई टेक दिस आइसोटोप एंड इफ आई हिट इट बाय न्यूट्रॉन, इसका फिजन हो जाएगा, इट विल ब्रेक अपार्ट इनटू टू स्मॉलर एटम्स एंड इट विल रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। फर्टाइल का मतलब ये होता है, इफ आई हिट इट बाय अ न्यूट्रॉन, इट विल नॉट अंडरगो फिजन बट इट विल गिव समथिंग एल्स, इट विल कन्वर्ट इनटू फिसाइल। तो अगर मैं इसे न्यूट्रॉन से हिट करूं तो ये फिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिसाइल को आई कैन यूज फॉर फिजन। अगर आप इसे एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि फर्टाइल मटेरियल इज लाइक अ सीड और फिसाइल इज लाइक अ क्रॉप। तो फिसाइल को यू कैन डायरेक्टली यूज फॉर फिजन, इट्स अ क्रॉप, यू कैन डायरेक्टली यूज इट फॉर एनर्जी, बट फर्टाइल इज लाइक अ सीड, ये पहले क्रॉप में कन्वर्ट होगा देन यू कैन यूज इट फॉर एनर्जी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट फर्टाइल इज इनडायरेक्टली। फर्टाइल के एग्जांपल कौन कौन से? यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। फर्टाइल के कौन कौन से एग्जांपल है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। अगर आप कंफर्टेबल नहीं टॉपिक से, भूल जाते हैं बार बार, देन रिमेंबर द पैटर्न। जो भी इवन नंबर के आइसोटोप्स हैं दे आर फर्टाइल, उसका फिजन डायरेक्टली नहीं होगा। जो ऑड नंबर वाले हैं वो फिसाइल हैं, दे विल डायरेक्टली अंडरगो फिजन। अच्छा, अब देखिए जो फिसाइल है इसमें से सिर्फ यूरेनियम 235 नेचर में मिलता है, ये नेचर में नहीं मिलता है, वी हैव टू जनरेट इट आर्टिफिशियली, और ये दोनों तो नेचर में अबंडेंट है, राइट। अब यूरेनियम 238 को अगर आप हिट करते हो न्यूट्रॉन से तो ये कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम 239 में, विच इज अ फिसाइल, राइट। थोरियम 232 को न्यूट्रॉन से हिट करते हो तो ये कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में, विच इज अगेन फिसाइल, राइट। तो ये फर्टाइल इस तरीके से फिसाइल में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्क कैसे करते हैं। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम क्या करते हैं कि लेट्स से आपका ये रिएक्टर का कोर है, इसके अंदर आप फ्यूल रॉड डालने वाले हो। दिस रेड इज रिप्रेजेंटिंग द फिसाइल मटेरियल, जिसका सीधा फिजन होगा। तो फिसाइल मटेरियल हम यहां क्या डालते हैं? यूरेनियम 235। इसके अराउंड पे ये जो आप ग्रीन कलर की रॉड देख रहे हो, ग्रीन इज बेसिकली अ ब्लैंकेट ऑफ अ फर्टाइल मटेरियल। उसके बाहर हमने दो रॉड्स रखी जो फर्टाइल मटेरियल की हैं। इस केस में वो रॉड्स हैं यूरेनियम 238। तो ये आपकी रेड रॉड जो है दे रिप्रेजेंट यूरेनियम 235, ग्रीन रॉड रिप्रेजेंट्स यूरेनियम 238। अब न्यूट्रॉन से आप हिट करोगे, यूरेनियम 235 का फिजन हो जाएगा, इट विल गिव यू एनर्जी। जो बाहर का ब्लैंकेट है वो जब न्यूट्रॉन से हिट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? प्लूटोनियम 239। एंड देन यू विल यूज दिस प्लूटोनियम 239
लेटर इन द लेटर पार्ट्स एज अ फ्यूल रॉड। तो रेड अभी जो यूरेनियम 235 है, बाद में ये प्लूटोनियम 239 यूज होने लग जाएगा। तो क्योंकि ये फिसाइल मटेरियल जनरेट कर रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट ब्रीडर रिएक्टर। इट इज जनरेटिंग मोर फिसाइल मटेरियल। कौन सा? प्लूटोनियम 239, राइट। अब आप इस डिस्कशन पे वापस जाए इन ऑप्शंस पे, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनरिच्ड यूरेनियम। ऑब्वियसली अभी आप यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लूटोनियम बनाने लग जाएगा, यू कैन यूज दैट प्लूटोनियम, सो योर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड यूरेनियम विल रिड्यूस, राइट। द सेकंड स्टेटमेंट सेज कि ये प्लूटोनियम 239 जनरेट करेगा बाय ट्रांसम्यूटेशन ऑफ थोरियम 232। नहीं, यूरेनियम 238 जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू प्लूटोनियम 239। थोरियम जो कन्वर्ट होता है वो होता है यूरेनियम 233 में, राइट। वो भी एक फिसाइल मटेरियल है, बट कन्वर्जन जो यहां पे लिखा गया है दैट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन डायरेक्टली यूटिलाइज थोरियम एज फ्यूल। थोरियम जब फर्टाइल है, फिसाइल है ही नहीं, हाउ यू कैन यूज इट डायरेक्टली एज अ फ्यूल? देखिए, इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम थोरियम लेटर स्टेजेस में आफ्टर डिकेड्स, 2 to 3 डिकेड्स हम यूज करेंगे। तो जो अभी हमने बाहर ब्लैंकेट लगाया है यूरेनियम 238 का, इन द लेटर पार्ट्स वी विल रिप्लेस इट विथ थोरियम। लेकिन थोरियम को कन्वर्ट करना होगा हमें यूरेनियम 233 में, वो कन्वर्ट होगा। थोरियम डायरेक्टली तो कभी यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स अ फर्टाइल मटेरियल, ठीक। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए जो भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीज से रिलेटेड। अब देखिए, इसमें तो कुछ समझाने को बहुत ज्यादा है नहीं, डिसीज एक बहुत थ्योरेटिकल सा टॉपिक है एंड यूपीएससी डज नॉट आस्क देम वेरी फ्रीक्वेंटली। 3-4 साल में आपको एक डिसीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक। अब यहां पे समझाने का कुछ नहीं है, तो आई विल डायरेक्टली टेल यू कि इसके आंसर्स क्या हैं, बट देयर इज समथिंग एल्स आई वांट टू टेल यू। फर्स्टली, अगर आप ये देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न, दिस इज स्लाइटली ट्वीक्ड, थोड़ा सा नया है दिखने में। सो if you will notice, in every Anubhav you will find at least 3 to 4 questions which are of different pattern, and that is a conscious decision. We want you to be prepared for any kind of surprises that UPSC gives. In fact, I do not know आपको ये बात पता है कि नहीं पता, जो लास्ट टाइम यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया था, 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन। इससे पहले असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन आते थे वो 2 स्टेटमेंट होते थे। लास्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस 3 स्टेटमेंट असर्शन रीजन। वो अनुभव 5 में एक क्वेश्चन हमने वैसा पुट किया था। इट वॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि हमने प्रेडिक्ट किया था, इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस। हियर ऑल्सो वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चंस। एनीवेज, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो पहली डिसीज आपकी यहां पे लिखी है लिम्फेटिक फिलियराइसिस कॉज्ड बाय ए। तो इसका जो माइक्रोब है ये बेसिकली पैरासाइट है, और ये जो पैरासाइट है दैट इज बेसिकली अ राउंड अर्थवॉर्म, ठीक। तो आपका ए वाला जो पार्ट है वो तो पैरासाइट होगा। अब आपके पास बी और ऑप्शन सी बच रहे हैं। काला अजहर, अच्छा बाय द वे लिम्फेटिक फिलियराइसिस को आप जानते हैं एलिफेंटियासिस के नाम से, बहुत पॉपुलर है। जो आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैर या हाथ बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं, राइट, दैट इज व्हाई दिस डिसीज इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। उसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज लिम्फेटिक फिलियराइसिस। काला अजहर डिसीज कॉज्ड बाय पैरासाइट, इसका वेक्टर क्या है? वेक्टर का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिज्म विच विल बी ट्रांसमिटिंग दिस डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो लिम्फेटिक फिलियराइसिस के केस में तो मॉस्किटो है, बट इन केस ऑफ काला अजहर दिस प्राइमरी वेक्टर इज बेसिकली सैंड फ्लाइज। तो आपका सैंड फ्लाई वाला जो ऑप्शन है वो बी ही दिख रहा है। थर्ड वाली डिसीज पे आ जाते हैं, डेंगी। डेंगी किस माइक्रोब से कॉज होता है? तो डेंगी वायरस से होता है। आप लोगों ने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा डेंगू का वायरस, राइट। ट्रांसमिट कौन करता है? सबको पता है, मॉस्किटो। बाय द वे, मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है दैट इज एनाफिलिस, और यहां पे एडीज। अब देखिए, एज आई सेड कि थ्योरेटिकल है, कुछ यहां पे समझाने को नहीं है, बट देयर इज सम एडवाइस फॉर यू। डिसीजेस को थॉरोली बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना इज इम्पॉसिबल बिकॉज डिसीजेस बहुत ज्यादा है। तो आपको डिसीजेस प्रिपेयर कैसी करनी है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करने के लिए? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किस माइक्रोब से कॉज हो रही है। सेकेंडली, ये ट्रांसमिट कैसे होती है? अगर किसी वेक्टर से होती है तो वेक्टर कौन सा है? अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन होती है तो कैसे ट्रांसमिट होती है, राइट। थर्डली, यू शुड नो कि अगर इसका कोई पेक्यूलियर सिम्टम है, देखो अगर सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम है तो वो तो हर डिसीज के होते हैं, वो आप याद नहीं कर सकते हो। बट इफ देयर इज एनीथिंग पेक्यूलियर, फॉर एग्जांपल इन दिस केस लिम्फेटिक फिलियराइसिस,
देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर सिम्टम कि जो लिम्स हैं, हैंड्स एंड फीट है, दे गेट स्वेल्ड वेरी हेवीली. सो इट्स अ वेरी पेक्यूलियर सिम्टम एंड यू शुड नो. काला अजहर, स्किन टर्न्स ब्लैकिश जहां पे भी इन्फेक्ट होता है, राइट. सो अगेन इट्स अ वेरी पेक्यूलियर सिम्टम. तो जहां पे भी पेक्यूलियर है यू शुड नो. डेंगू का कोई ऐसा सिम्टम नहीं है विच यू शुड नो. सॉरी, आई थिंक डेंगू के केस में भी आपको प्लेटलेट काउंट पता होना चाहिए कि डेंगू से जब अफेक्ट होते हैं तो प्लेटलेट्स बहुत सडनली ड्रॉप करती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स. लेकिन जिन डिसीजेस का कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, देयर इज नो नीड टू रीड देयर सिम्टम्स. कुछ और बातें आपको डिसीज के बारे में पता होना चाहिए. क्या इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन अवेलेबल है? स्पेशली जो न्यूज में अवेलेबल रहती है डिसीज आपको पता होना चाहिए. जैसे अगर वी हैव टू टॉक अबाउट क्या एलिफेंटियासिस का कोई और काला अजहर का कोई वैक्सीन अवेलेबल है? देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल. डेंगू का क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है? यस, देयर इज वन वैक्सीन अवेलेबल, बट दैट इज नॉट लाइसेंस्ड, दैट इज नॉट परमिटेड इन इंडिया. तो इंडिया के केस में तो अभी कोई डेंगू की वैक्सीन नहीं है. ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हर डिसीज के बारे में पता होनी चाहिए. इससे ज्यादा देयर इज नो पॉइंट टू रिमेंबर एंड रीड बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट हाई. तो इसका आंसर बाय द वे आपका बी हो जा रहा है. ए स्टैंड्स फॉर पैरासाइट, जो काला अजहर है उसका बी स्टैंड्स फॉर सैंड फ्लाई. डेंगू का सी जो है दैट स्टैंड फॉर वायरस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. वायरलेस चार्जिंग के बारे में क्वेश्चन है. अगेन इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है? देखिए, जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है आईटी से रिलेटेड, तो यूपीएससी आस्क अ वेरी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो ये उस पे बेस्ड है. अब वायरलेस चार्जिंग आप लोग देख रहे होंगे बहुत प्रोमिनेंटली न्यूज में रहती है. तो इसका फंडामेंटल क्या है? बाय द वे, अगर किसी ने वायरलेस चार्जिंग यूज नहीं की है तो वो सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है दैट देयर इज अ वायरलेस चार्जिंग पैड जिसे आप केबल से कनेक्ट करते हो और फोन को उस पर डायरेक्टली पुट करते हो. फोन और केबल में कोई वायर कनेक्ट नहीं होती है एंड फोन स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज. लेकिन आपको ये चार्जिंग पैड को केबल में जरूर लगाना पड़ता है. एनीवेज, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इट वॉज वेरी इजी टू गेस. अगर आपको बचपन का सिर्फ इतना याद है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड वाइस वर्सा. आप अगर ऑप्शन को देखते हैं, मैग्नेटिज्म एक ही है अल्टीमेटली. तो देखो, आपको फोन में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है विदाउट केबल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप मैग्नेटिज्म वाला रिश्ता थोड़ा सा याद रखते तो इट वॉज वेरी इजी टू गेस कि लाइट रेडियो वेव से तो इलेक्ट्रिसिटी भेजना इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग, बट राइट नाउ एटलीस्ट मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बिल्ड किया जा सकता है. एनीवेज, आ जाते हैं इसके पूरे लॉजिक पे. तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिश्ता दो वे ऑपरेट करता है. फर्स्ट इज दिस कि अगर आप किसी भी कॉइल में, मेटल कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पुट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने अराउंड पे. अगर आप इस इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाएगा. दिस इज वन पार्ट ऑफ द रिलेशन. नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, आप एक कॉइल लीजिए और इसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करिए. देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल. तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख दोगे तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट. ये दोनों ही चीजें यूज होंगी इस वायरलेस चार्जिंग में. तो होता यह है, आपका ये जो चार्जिंग पैड दिखता है असल में उसके अंदर एक कॉइल होती है, राइट. एंड व्हेन यू कनेक्ट दिस चार्जिंग पैड विद द केबल, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. अब आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कौन सी है? ऑल्टरनेटिंग करंट. इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा, राइट. तो यहां पे एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है. अब जब आप इसमें फोन रखेंगे अपना, तो फोन में ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर होगा विच इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. अब फोन के अंदर भी एक सिमिलर कॉइल होगी. जब उस कॉइल को नाउ यू आर पुटिंग इट इनटू द कांटेक्ट ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कॉइल में क्या होने लग जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट होने लग जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो योर इलेक्ट्रिसिटी is being induced, is being generated through the help of a magnetic field. So this is how your wireless charging works. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वीनस के बारे में एक बेसिक सा बहुत फैक्ट है जो बचपन में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी भूल गए होंगे. तो ये कुल मिला के इस फैंसी लैंग्वेज में बस इतना लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लैनेट विच रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन.
नॉर्मली जो अर्थ रोटेट करती है या बाकी जो प्लैनेट रोटेट करते हैं, आप कहते हैं उसे वेस्ट से ईस्ट रोटेट करना, राइट? अब आप इसे पोल में खड़े होकर देखेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगा। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स रोटेट इन दिस काउंटर क्लॉकवाइज मैनर, बट दो प्लैनेट हैं यूरेनस और वीनस जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, राइट? तो सिर्फ आपसे वो पूछा था, आंसर वीनस है। बट पॉइंट इज कि अचानक से वीनस पे सवाल क्यों पूछा गया ऐसा? द रीजन इज इसरोज शुक्रयान मिशन। तो कैबिनेट ने एक इसरो का न्यू मिशन अप्रूव कर दिया है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट शुक्रयान, शुक्र जो हिंदी में वीनस के लिए यूज किया जाता है टर्म। तो ये एक ऑर्बिटर टाइप का मिशन होगा, मतलब वीनस के अराउंड पे एक स्पेसक्राफ्ट होगा जो ऑर्बिट करता रहेगा, राइट? कब के लिए प्लान्ड है? 2028 के लिए। अब देखिए, इस मिशन के बारे में तो बहुत टेक्निकलिटीज पूछना अभी फिजिबल नहीं है क्योंकि जस्ट अप्रूव हुआ है। तो इफ यूपीएससी वांट्स टू आस्क, दे कैन टॉक अबाउट दी अदर लाइक पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ वीनस जिसकी वजह से ये जाना जाता है। ये सारी बातें आप बचपन में पढ़ते थे वीनस के बारे में, क्विकली देख लेते हैं। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, यू मे बी नोइंग। आपने पढ़ा होगा कि मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, राइट? बट स्टिल मरकरी इज नॉट द हॉटेस्ट। व्हाई? क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है तो देयर इज नथिंग टू ट्रैप द सन्स हीट। तो इस वजह से नेक्स्ट प्लैनेट विच इज वीनस, इट बिकम्स द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब दूसरा फैक्ट आप पढ़ते थे कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, मतलब बेसिकली इसका जो अर्थ का साइज है और डेंसिटी है दैट इज वेरी सिमिलर टू वीनस, तो वीनस को इसलिए अर्थ का ट्विन कह दिया जाता है। अब कुछ और फैक्ट आप सुनते होंगे वीनस के बारे में कि वीनस इज नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। अब डिपेंडिंग अपॉन द किस पार्ट ऑफ द स्काई में आप देख रहे हो वो इवनिंग या मॉर्निंग में दिखता है। बट स्टार क्यों कहते थे? स्टार तो है नहीं। स्टार इसलिए कहते थे बिकॉज वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ब्राइटेस्ट क्यों दिखता है? बिकॉज वीनस के अराउंड पे बहुत शाइनी क्लाउड्स हैं, क्लाउड की रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो सन से जो रेज आती हैं दीज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट और हमारे पास बहुत ब्राइट लाइट आती है, एंड दैट इज व्हाई वी फील कि एज इफ इट इज अ स्टार। फिर कुछ और बातें जो शायद बचपन में नहीं पढ़ी, बट नाउ यू शुड नो दैट वीनस लाइज इन द गोल्डीलॉक्स जोन ऑफ सन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? तो हर स्टार के अराउंड में एक एरिया होता है विच लाइज इन अ हैबिटेबल टेरिटरी। देखिए, सन अगर आप किसी भी स्टार के बहुत क्लोज रहते हैं तो बहुत हॉट रहता है, इट इज नॉट लिवेबल। लेकिन आप स्टार से बहुत दूर चले जाते हैं तो इट बिकम्स टू कोल्ड, अगेन इट्स नॉट लिवेबल। तो एक रेडियस आती है जिसके अंदर वी फील दैट एटमॉस्फेयर इज सपोजिडली हैबिटेबल, उस जोन को कहते हैं हम हैबिटेबल जोन। तो वीनस लाइज इन द हैबिटेबल जोन ऑफ द सन। बट क्या अभी हैबिटेबल है? नो, राइट नाउ इट्स नॉट हैबिटेबल, अभी की जो कंडीशन है। बट द नासा साइंटिस्ट बिलीव दैट वीनस वाज द फर्स्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हिस्ट्री टू बी हैबिटेबल। मतलब ये बहुत समय पहले इट वॉज हैबिटेबल, देयर वर ओशियंस एंड द रिवर्स लिक्विड वाटर, बट आज नहीं है, राइट? इसरो मिशन क्यों भेज रही है? बिकॉज इसरो फील्स कि अभी तक जितने भी वीनस में मिशन गए हैं दे हैव नॉट स्टडीड द टेरिटरी ऑफ द वीनस प्रॉपरली। उनका जो फोकस रहा है दे वर प्राइमरली फोकस टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द वीनस और द इक्वेटोरियल रीजन। तो इसरो कह रही है दैट वी विल सेंड अ मिशन जो स्पेशल कवरेज जिसकी ज्यादा होगी पहले के मिशन से। बहुत सारी कंट्रीज ने भेजा हुआ है वीनस में। तो ये हो गया आपका वीनस का डिस्कशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज रिलेटेड टू एज कंप्यूटिंग। अब एज कंप्यूटिंग क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो एज कंप्यूटिंग का जो बेसिकली पोटेंशियल है दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द 5G। तो 5G जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एज कंप्यूटिंग का डिस्कशन काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है एज कंप्यूटिंग का। तो पहला स्टेटमेंट सेज दैट इट रिड्यूसेस द लेटेंसी बाय प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू द सोर्स। सही है। It enhances the data security by limiting the transfer of the sensitive information to central servers. ये इंफॉर्मेशन भी सही है, तो C both 1 and 2। अब एज कंप्यूटिंग को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हाउ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग वर्क्स विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मान लीजिए आपने जो Amazon का डिवाइस देखा होगा एलेक्सा, यू गिव इट अ कमांड, हाय एलेक्सा व्हाट्स द वेदर टुडे। Now, if you ask whether you are supplying it a data, a command to Alexa, now what Alexa will do? Alexa will send this data, this command to remote servers of Amazon.
वहां सर्वर में AI systems, they will process this command. They will understand, okay, the user is asking about the weather. Now they will extract the weather report and they will send back this weather report to the Alexa device again. And then you get the weather report. तो ये normal जो method होता है, this is called as cloud computing, in which the processing of the data is happening in the cloud servers, in the remote servers. ठीक, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर आप हर डेटा को रिमोट सर्वर्स में भेज रहे हैं, क्लाउड सर्वर्स में भेज रहे हैं, द टाइम टेकन, द लेटेंसी विल बी हायर. अब ये जो टाइम है, ऑल्दो आपको लगता होगा मिली सेकेंड्स है, बट देयर आर सर्टेन यूज केसेस वेयर इवन द मिली सेकेंड्स इज ह्यूज. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार का केस देख लीजिए. अब सेल्फ ड्राइविंग कार के केस में लेट्स से कैम जो कार के सेंसर्स हैं, दे डिटेक्ट अ पर्टिकुलर हर्डल कि रास्ते में कुछ है. नाउ दे वांट टू टेक दैट कार सिस्टम हैज टू टेक अ डिसीजन कि नाउ इट हैज टू अप्लाई ब्रेक. अब मान लीजिए ये डेटा जो इसने रिसीव किया सेंसर से कि सामने एक हर्डल है, इफ इट सेंड्स ऑल दिस डेटा टू रिमोट सर्वर, फिर सर्वर में प्रोसेसिंग होगी दैट नाउ यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स. तो इसमें जो मिली सेकेंड का गैप होगा दैट कैन ऑल्सो बी डेंजरस. सो यू वांट अ सिस्टम वेयर दिस डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एट द सेम पॉइंट वेयर इट वाज जनरेटेड. जहां पे डेटा जनरेट हुआ वहीं पे इसकी प्रोसेसिंग हो और उसका आउटपुट रिएक्शन लिया जाए. दिस सिस्टम इज नोन एज एज कंप्यूटिंग. यू आर प्रोसेसिंग द डेटा एट द एज ऑफ द नेटवर्क. एज मीन्स द प्लेस वेयर द डेटा वॉज बीइंग ओरिजिनेटेड. तो उसे कहते हैं एज कंप्यूटिंग. अब सिंपल सी बात है कि अगर डेटा की प्रोसेसिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे हो रही है जहां ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका टाइम टेकन विल बी लेस, जो लेटेंसी होगी दैट विल बी लेस. राइट, लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जहां से डेटा ओरिजिनेट हुआ है इसकी प्रोसेसिंग होने में कितना टाइम लगा, राइट, बैक एंड फोर्थ में. तो अगर आप रिमोट सर्वर पे भेजोगे तो ऑब्वियसली लेटेंसी ज्यादा होगी. सेकंड पॉइंट कह रहा था कि प्राइवेसी रिस्क जो है दैट इज इट्स द एज कंप्यूटिंग इज सेफर. ये क्यों? अगेन इट्स वेरी ऑब्वियस. अगर आप हर डेटा को बहुत रिमोट सर्वर पे सेंड कर रहे हो देन यू आर इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ साइबर अटैक, राइट, कि उस ट्रांसमिशन के दौरान पे डेटा privacy can be breached, but if you will process it near the device, तो obviously chances of privacy breach gets reduced. ठीक, तो ये होता है आपका edge computing और उसके एडवांटेज. अच्छा, बाय द वे इसका एक और एडवांटेज होता है कि आपकी बैंडविड्थ सेव होती है. बैंडविड्थ सेव होने का मतलब ये होता है, देखिए, इफ यू ट्रांसफर ऑल योर डेटा फ्रॉम ऑल द डिवाइसेस टू रिमोट सर्वर, तो जो आपको बैंडविड्थ नेटवर्क की यूज करनी होगी, जो स्पेक्ट्रम यूज करना होगा, दैट विल बी हायर बिकॉज यू आर सेंडिंग बिगर फाइल्स. बट अगर आप वहीं पे प्रोसेस करोगे देन यू विल नीड लेसर बैंडविड्थ, तो आपका डेटा सेव होगा. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज रिलेटेड टू वन डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन. आप एक और बात ऑब्जर्व करेंगे कि हर बार साइंस एंड टेक में अनुभव में आपको एक डेली लाइफ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा. द रीजन इज दिस, हर ऑल्टरनेट ईयर में यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग समथिंग which is related to your daily life observation, जो कहीं पढ़ा नहीं जाता है, but that is something which you should know from the standpoint of curiosity. अब ये सबने हमने इस स्ट्रगल को फेस किया है कि बनाना जो है वो कब जल्दी पक जाता है और कब इट रिमेन्स रॉ. ये हर किसी की लाइफ का कॉमन स्ट्रगल है. अगर आप किसी सेमी अर्बन या रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं एंड इफ यू आर अ लवर ऑफ कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम सीताफल या शरीफा कहते हैं, देन यू वुड हैव डन दिस थिंग कि अगर हमने मार्केट से या पेड़ से, अगर आपके इतने खुश नसीब हैं कि आपने पेड़ से तोड़ा है, इफ इट इज रॉ, इफ इट इज नॉट एडिबल, देन व्हाट डू यू डू? आप उसे अगर न्यूज़पेपर में पैक करके रख दोगे कुछ समय तक, तो उसका जो राइपनिंग प्रोसेस है दैट गेट्स फास्टेंड. इसका ऑपोजिट केस होता है, आप लोगों ने घर में देखे होंगे, ये इस तरीके के बनाना स्टैंड, दे आर वेरी पॉपुलर, हुक में लटका दिया जाता है. इससे एवरीवन बिलीव्स कि बनाना की जो राइपनिंग होगी दैट विल बी स्लोअर. लॉजिक क्या है? तो ये सारे आपके क्वेश्चन का लॉजिक और ये जो आप देख रहे हैं, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, एथिलीन गैस. सो देयर आर मेनी फ्रूट्स विच नेचुरली रिलीज एथिलीन गैस. बाय द वे इसका आंसर सी है. दे रिलीज एथिलीन गैस. ये एथिलीन गैस नेचुरली रिलीज होती है एंड इट एक्ट्स लाइक अ प्लांट हार्मोन. ये हार्मोन प्लांट को सिग्नल देता है दैट नाउ इट्स टाइम टू सॉफ्टन, नाउ इट्स टाइम टू बी मोर स्वीटर, नाउ इट्स टाइम टू इंक्रीज द राइपनिंग प्रोसेस. तो एथिलीन गैस जितनी प्रेजेंट रहेगी उतना ज्यादा
फ्रूट की राइपनिंग प्रोसेस इंक्रीज होती है। अब अगर आप इसको बैग में सील कर देंगे तो क्या होगा, एथिलीन गैस वहां पे ट्रैप हो जाएगी एंड प्लांट विल गेट मोर सिग्नल दैट इट हैज टू इंक्रीज द राइपनिंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई राइपनिंग इंक्रीजेस। बट आप इस अगर हुक में लगाते हो, व्हाट हैपेंस, एथिलीन गैस जो होती है वो एयर फ्लो की वजह से डिसिपेट हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट द राइपनिंग सिग्नल सेंट टू प्लांट दैट गेट्स रिड्यूस्ड, तो राइपनिंग स्लो डाउन हो जाती है, राइट। अब न्यूज़पेपर वाले केस में भी वही हो रहा था, एथिलीन गैस ट्रैप हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, इस बार आएगी, अगली बार आएगी, कभी भी आए, बट इट हैज टू कम। ऑर्गन ऑन चिप। अब स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी का। पहला कहता है ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट विदाउट यूज ऑफ एनिमल, सही है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बाय सिमुलेटिंग पेशेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, ये भी ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑर्गन प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ रीजनरेशन, गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है बात करेंगे। फोर्थ इज स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ पैथोजन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। चलिए, अभी गवर्नमेंट ने एक बायो E3 पॉलिसी रिलीज की है जिसके वन ऑफ द फोकस पॉइंट इज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। अगर आपने कभी सुना होगा दैट मोस्ट ऑफ आवर करंट ड्रग्स मेडिसिन दे आर बीइंग टेस्टेड ऑन एनिमल्स एफिकेसी के लिए, पहले ट्रायल एनिमल पे किया जाता है एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स एनिमल डाइज फॉर द सेक ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी। एक तो ये प्रॉब्लम है, एथिकल एंगल आ जाता है। सेकेंडली, इवन इफ अ ड्रग इज सक्सेसफुल इन केस ऑफ एनिमल, a lot of those drugs do not perform in the same manner in case of humans. तो अगेन उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी नहीं है। Now we want to develop a new system for drug testing. तो हमने क्या किया, एक छोटी सी चिप ली, एक USB के साइज की, आप इमेजिन करिए ये जो आप देख रहे हैं, और इस चिप में एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करेंगे दैट इट विल मिमिक अ एक्चुअल ऑर्गन विच इज इनसाइड द बॉडी, और इस ऑर्गन का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी हमें मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ डू वी डू दैट? सो वी टेक अ चिप, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू मिमिक द लिवर एंड इट्स एनवायरनमेंट, सो वी विल टेक सम सेल्स फ्रॉम द लिवर, उन सेल को इस चिप के ऊपर रखेंगे और इसमें कुछ इस तरीके के छोटे छोटे चैनल्स होंगे इन विच वी विल ट्राई टू मिमिक द फ्लो ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स, मतलब ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, राइट। तो हम वो फ्लो को मिमिक करने की कोशिश करेंगे और इसमें उस ऑर्गन की सेल रख दी। नाउ दिस इज लाइक अ मिनी ऑर्गन, इट बिहेव्स एज इफ इट वाज एन ऑर्गन विच इज लाइंग इनसाइड योर बॉडी। अब इस एनवायरनमेंट में जो टेस्ट करना है कर लो। यू वांट टू टेस्ट कि एक ड्रग लिवर पे कैसे काम करेगा, लिवर की सेल लो, इस चिप पे रखो, ये चैनल से कनेक्ट करो, बॉडीली फ्लूइड को मिमिक करो, नाउ यू कैन टेस्ट योर ड्रग कि लिवर सेल पे वो इफेक्ट कैसे करता। नाउ दिस टेस्ट इज मोर एफिशिएंट देन एनिमल टेस्टिंग, ethical भी है and it is more efficient because now you are testing it in actual environment. आप ये देखना चाहते हैं कि कोई पैथोजन लिवर को कैसे अफेक्ट करता है, कोई बैक्टीरिया वायरस, आप उस बैक्टीरिया और वायरस को इसमें इंसर्ट करिए एंड देन सी हाउ इट अफेक्ट्स द लिवर, राइट। तो आप देख रहे होंगे जो आपके ऑप्शंस हैं दे बिकम वेरी ऑब्वियस। आप एनिमल की बिना टेस्टिंग कर सकते हैं, यू कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ पैथोजन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन। सेकंड क्या कह रहा है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। देखिए, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड प्रिसीजन मेडिसिन दे आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये होता है देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच परफॉर्म वेरी डिफरेंटली ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नाउ इफ आई वांट टू नो कि एक इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए किस टाइप की ड्रग बेटर है, आई विल टेक द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, उसको चिप में लेंगे और ड्रग को इसमें टेस्ट करेंगे। नाउ आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन सा ड्रग इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। सो यू कैन डेवलप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ऑल्सो। तो सेकंड भी सही हो गया। थर्ड, ऑर्गन प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ रिजनरेशन, ये क्यों गलत है? सी आई नोटिस दैट, सो टीम सेंट मी वन मेल जहां पे ये क्वेश्चन चैलेंज एक स्टूडेंट ने किया था कि भाई दे शोड मी वन आर्टिकल कि यहां पे कह रहा है जनरेटिव मेडिसिन में यूज किया जा सकता है ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट आर्टिकल और एनी ऑफ सच आर्टिकल इज सेइंग और यहां पे क्या कह रहा है। सबसे पहले जनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन मींस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू रिपेयर और बीइंग रिप्लेस्ड।
अगर कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, इसको रिप्लेस और रिपेयर करने की प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन. इफ इट कैन रीजनरेट ऑन इट्स ओन, वी विल कॉल इट सेल्फ रीजनरेशन. There are certain organs inside your body, for example liver, it has the capability of regeneration. तो क्या organ and chip technology से आप ऐसे organ develop कर सकते हो which can self regenerate? नहीं, there is no possibility. It's a very far-fetched thing. Yes, it can help you in generative medicines, in generating those medicines which help in the regeneration of the organs. For sure, that is possible. But you cannot develop an organ which has the ability of self regeneration. Right? So that is what is wrong with this option. तो ये काफी फार-फेच्ड क्लेम है. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मीथेनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब मीथेनॉल भी अगेन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सरप्राइज हो. इथेनॉल फ्यूल के बारे में आप सबने सुना है, राइट? इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में. मीथेनॉल क्यों पूछा गया? तो नीति आयोग इज रनिंग अ प्रोग्राम विच has an aim to develop a methanol economy. इकोनॉमी में मिथेनॉल का यूज को इंक्रीज करना. क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि मिथेनॉल कैन बी यूज्ड एज लो कार्बन ऑल्टरनेटिव फ्यूल इन द इंटरनल कंबशन इंजन्स. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज मिथेनॉल इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च रिच क्रॉप्स. गलत है, ये बेसिकली इथेनॉल करता है. इथेनॉल को ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है. थर्ड स्टेटमेंट सेज मिथेनॉल हैज हायर एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल. ये भी गलत है. आंसर आपका डी होगा. नन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर करेक्ट. देखिए थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा समझने को नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले मिथेनॉल होता क्या है? देखो इथेनॉल जो आपका होता है दैट इज C2H5OH. बचपन की केमिस्ट्री. इथेनॉल इज CH3OH. ये जो OH है इसी वजह से OL वाले ग्रुप होते हैं ये. अब मीथेनॉल जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड लाइक अ लो कार्बन फ्यूल जस्ट लाइक इथेनॉल. आप इसे ब्लेंड कर सकते हो पेट्रोल में एंड यू कैन यूज इट एज इन द इंटरनल कंबशन इंजन्स ऑफ द व्हीकल. सो दैट इज ट्रू. लेकिन मीथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो इथेनॉल के जैसा नहीं होता है. इथेनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आप कोई स्टार्च रिच क्रॉप लेते हो, फॉर एग्जांपल कॉर्न, राइट? और उसमें फर्मेंटेशन करते हो. फर्मेंटेशन का मतलब you put yeast and bacteria, these microorganisms which will convert the sugar of that crop into alcohol, into ethanol. तो ये तरीका होता है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने का. मीथेनॉल का तरीका आपको भले डिटेल ना पता हो, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो बिकॉज इट इज ऑल्सो द रीजन बिहाइंड वाई मिथेनॉल, द यूसेज ऑफ मिथेनॉल इज नॉट एज प्रोमिनेंट एज यूसेज ऑफ इथेनॉल. तो मिथेनॉल को जो प्राइमरली प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज बाय प्रोसेसिंग दी फॉसिल फ्यूल्स, टू फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस और कोल. तो फॉसिल फ्यूल और कोल, नेचुरल गैस और कोल इज आर द फीड स्टॉक, प्राइमरी फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल. इसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट दे आर नॉट द प्राइमरी मैकेनिज्म. एंड सेकेंडली एग्रीकल्चरल रेसिड्यू का फर्मेंटेशन नहीं करते हैं. देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस, आई विल टॉक अबाउट इट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरली प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं? सो वी टेक नेचुरल गैस, इसका एक प्रोसेस करते हैं विच इज नोन एज स्टीम रिफॉर्मेशन. सो वी टेक नेचुरल गैस, वी पास इट थ्रू वेरी हाई टेम्परेचर स्टीम, और इसके रिएक्शन से बेसिकली एक गैस बनती है विच इज नोन एज सिंथेसिस गैस. इसकी कंपोजिशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. नेचुरल गैस लिया, वी पास इट थ्रू अ वेरी हाई टेम्परेचर स्टीम. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मेशन, जिससे दो गैस निकल के आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. इसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं सिंथेसिस गैस. अब इस सिंथेसिस गैस को एक अलग रिएक्टर में डाला, वी पुट अ कैटलिस्ट, दे विल रिएक्ट अगेन एंड दे विल फॉर्म मिथेनॉल, राइट? सो दैट इज हाउ यू प्राइमरली जनरेट मिथेनॉल. इसे कोल गैसिफिकेशन से भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन से भी अल्टीमेटली आपको यही मिलता है, सिंथेसिस गैस. सिंथेसिस गैस उससे लो और फिर उसको रिएक्टर में पुट करो एंड यू पुट कैटलिस्ट इन इट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल. इनफैक्ट यही काम आप एग्रीकल्चर रेसिड्यू से भी कर सकते हो. यू कैन जनरेट सिंथेसिस गैस एंड देन यू विल अगेन कन्वर्ट इट इनटू मिथेनॉल. ठीक,
तो ये प्रोसेस होती है मिथेनॉल जनरेट करने की। इसकी डिटेल जानने की बहुत जरूरत नहीं है, बट दिस थिंग यू शुड नो दैट इट्स प्राइमरली बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। ये क्यों जरूरी है जानना? बिकॉज दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज मिथेनॉल वेरी प्रोमिनेंटली इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से ही तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? ये बात सही है कि मिथेनॉल हमें क्लीनर फ्यूल दे देता है, इससे जो एमिशंस होते हैं दे आर लेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है कम, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं इट्स एमिशन इज ऑल्सो लेस, सल्फर ऑक्साइड का एमिशन इज ऑल्सो लेस, क्लीन है, अग्रीड, बट फॉसिल फ्यूल भी तो कम है, राइट? और अगर आप इथेनॉल को देखें तो आप क्रॉप ग्रो करते हैं और उससे आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर लेते हैं। सो ये जो स्केर्सिटी ऑफ फीड स्टॉक है, दैट इज वन ऑफ द very important reason that methanol is not being used so prominently in comparison to ethanol. Third statement कहता है methanol has a higher energy content than petrol and diesel. देखिए एक बात ये याद रखिए, कोई भी सस्टेनेबल फ्यूल आप देखते हैं except for the nuclear fuel and the hydrogen, none of them has a higher energy content than petrol and diesel. चाहे आप इथेनॉल देखते हैं, इथेनॉल का भी एनर्जी कंटेंट कम है, अगर आप पर लीटर पेट्रोल ले और आप इथेनॉल ले पर लीटर, सो एनर्जी कंटेंट ऑफ इथेनॉल इज लेस, एनर्जी कंटेंट ऑफ मिथेनॉल इज इवन लेस देन इथेनॉल, ठीक? ये इथेनॉल से भी कम है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अच्छा, देयर इज अनदर रीजन व्हाई मिथेनॉल इज नॉट प्रोमिनेंटली यूज्ड, इट्स वेरी टॉक्सिक, राइट? अगर आप इथेनॉल को लेंगे तो इथेनॉल इज नॉट टॉक्सिक, मिथेनॉल इज टॉक्सिक, तो अगर कुछ भी लीकेज वगैरह चीजें हो रही है, देयर इज एन अनदर एडेड थ्रेट बिकॉज ऑफ इट, ठीक? हालांकि मिथेनॉल का एक एडवांटेज होता है, इथेनॉल इज इनफ्लेमेबल, मिथेनॉल इज नॉट, सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ मिथेनॉल। चलिए अब आ जाते हैं अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, पिछला मिथेनॉल थ्योरेटिकल था। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई आर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज टिपिकली मेड डीप अंडरग्राउंड और अंडर वाटर? तो इसका क्या रीजन है? आप सबने सुना होगा, राइट? आपने न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पढ़ी होगी अंटार्कटिक की, दैट इट इज डीप इनसाइड द आइस। अभी एक न्यूज आई थी बिकॉज ऑफ विच दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि मेडिटेरियन सी के अंदर वी आर पुटिंग अ टेलीस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग फॉर डिटेक्टिंग द न्यूट्रिनोज। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, या इसे KM3NET भी कहा जाता है। KM3 मतलब किलोमीटर क्यूब न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। तो ये न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने के लिए एक टेलीस्कोप है दैट वी आर पुटिंग अंडर द मेडिटेरेनियन सी। अब ये सवाल ना पूछ के कि ये प्रोजेक्ट क्या है या न्यूट्रिनो के बारे में जनरल, द क्वेश्चन इज कि इसे जनरली क्यों रखा जाता है अंडरग्राउंड या अंडर वाटर। आंसर तो बाय द वे इसका ये है, that you are trying to shield the detectors from cosmic rays and other background radiation. But concept समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिनो होते क्या है? तो न्यूट्रिनो एक तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। बाय द वे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं होते हैं। मेनी ईयर्स बैक वी यूज्ड टू बिलीव कि ये फंडामेंटल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ फर्दर सिंपलर पार्टिकल्स नोन एज क्वार्क्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है और न्यूट्रिनो भी फंडामेंटल पार्टिकल है। इनफैक्ट न्यूट्रिनो इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। पहला है फोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रिनो। यह भी कहा जाता है दैट न्यूट्रिनो इज द मोस्ट अबंडेंट मास अ पार्टिकल हैविंग मास। देखिए फोटोन का मास नहीं होता है, तो अगर आप फोटोन को इंक्लूड करके बोलोगे सो दिस इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट। बट अगर आप फोटोन का मास नहीं होता है और आप ये बोलो विच इज द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल विच हैज अ मास, देन इट बिकम्स न्यूट्रिनो। इनफैक्ट अभी इस मोमेंट पे राइट नाउ देयर आर बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोस विच आर पासिंग थ्रू आवर बॉडी एंड वी डू नॉट इवन रियलाइज, राइट? अब ये क्यों नहीं होता है? इनफैक्ट न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रिनो कहीं से भी पास करता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्टली, एक तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इसका जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो होगा तो किसी भी बॉडी से इंटरैक्ट नहीं करता। सेकेंडली, इसका मास है तो सही, बट दिस मास इज ऑल्सो वेरी लेस, सो दैट इज वाई अगेन ग्रेविटी वाला फैक्टर भी बहुत रिड्यूस हो जाता है, राइट? तो
ये दोनों वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इसी वजह से न्यूट्रिनो का नाम पड़ गया घोस्ट पार्टिकल, बिकॉज दे कीप ऑन पासिंग हियर एंड देयर एंड वी डू नॉट इवन रियलाइज कि न्यूट्रिनोस पास हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है ये तो समझ आया, बट न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? The reason is this, that most of the neutrons that we see around us, they were generated from very high energy events. For example, nuclear fusion happening in the sun. For example, supernova, जहां पे star collapse हो रहे हैं. Now they are coming from so far, and they are ghost particles, so they are not interacting with anything in their journey. इसका मतलब जो originally ये जहां से originate हुए थे, they still carry their original nature because they are not interacting with other things. So they also carry the information of long back in their pristine form. So that is why we want to detect the neutrinos. अब प्रॉब्लम यह है, न्यूट्रिनो है घोस्ट पार्टिकल, तो इसको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। डिटेक्ट करते कैसे? इसको डिटेक्ट किया जाता है बाय वेरी स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज, जो न्यूट्रिनो से निकलने वाली एक रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका नाम होता है चेरेनकोव रेडिएशन। ये एक तरीके का फेंट ब्लू कलर का ग्लो है दैट न्यूट्रिनोज एमिट व्हेन दे पास थ्रू एनी मीडियम लाइक अंडरग्राउंड अर्थ और वाटर। अब ये इतना फेंट होता है दैट इफ यू वांट टू ऑब्जर्व इट, इट हैज टू बी शील्डेड फ्रॉम कॉस्मिक रेज, जो बाहर से बैकग्राउंड में रेडिएशन आ रही है उससे आपको इसे सेव करना पड़ेगा, बिकॉज इन देयर प्रेजेंस दिस चेरेनकोव रेडिएशन will not be visible, it will not be detected by any of the observatory. तो आप इसे नीचे पुट इसलिए ही कर रहे हो अंडरग्राउंड में या अंडर वाटर में, बिकॉज यू वांट टू शील्ड इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, क्योंकि इसका जो ग्लो है दैट इज वेरी लेस। ठीक, सो दैट इज द मेन रीजन। अगर आप देखो तो बाकी ऑप्शन तो बहुत ही फालतू थे। बाकी ऑप्शन देखे, ये कह रहा था टू यूटिलाइज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनहांसिंग न्यूट्रिनो इंटरेक्शन। अब न्यूट्रिनो किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या करोगे आप? टू टेक एडवांटेज ऑफ जियोथर्मल हीट टू पावर डिटेक्शन इक्विपमेंट। अर्थ के ऊपर अगर हमें रखना है तो वी हैव अदर पावर इक्विपमेंट्स, उसको पावर सप्लाई करने के लिए हमें अंडरग्राउंड जाके जियोथर्मल हीट से पावर करें, व्हाट सेंस इट मेक्स। फिर कह रहा है टू मिनिमाइज द सीज्मिक नॉइज एंड वाइब्रेशंस। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस जोन पे रख रहे हैं वहां पे सीज्मिक नॉइज कम है, एंड इट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इट। एनीवेज, अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है तमिलनाडु में, थेनी में। थेनी इज अ विलेज इन तमिलनाडु जहां पे इंडिया की अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बहुत साल से, बिकॉज इट इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स देयर, बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है। देयर आर पीपल हु बिलीव कि इससे हार्म होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन्वॉल्व, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इस पे आ जाते हैं। रिसेंटली इसरोज 100 मिशन लॉन्च्ड अ सेकंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट टू एनहांस द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टलेशन। व्हाट इंप्रूवमेंट्स डू दीज सैटेलाइट्स ऑफर? पहला कहता है दे एम टू एक्सटेंड नाविक्स कवरेज फ्रॉम रीजनल टू ग्लोबल नेविगेशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। The new satellites will provide services in the L1 band, making India the first country to offer navigation system through this signal. गलत है। थर्ड, दे इनकॉर्पोरेट एन इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक फॉर इंप्रूव्ड टाइमिंग एक्यूरेसी। ये सही है। 3 ओनली इज द आंसर। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी इसरो की 100th लॉन्च मिशन हुआ था, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली इट फेस सर्टेन ग्लिचेस। ये पेपर आपके बनने के बाद वी गॉट द न्यूज दैट देयर वर सर्टेन ग्लिचेस, बट एनीवेज इस 100 मिशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। व्हाट वी वर ट्राइंग टू सेंड थ्रू दिस 100th मिशन, वी वर सेंडिंग अ NVS-02 सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम था NVS-02, नेविगेशन सैटेलाइट 02। ये बेसिकली सेकेंड जनरेशन नाविक सैटेलाइट्स हैं, और ये सेकेंड जनरेशन का सेकेंड सैटेलाइट है। पिछला सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया था 2023 में किया था। अब अगर आप ऑब्जर्व करें 2016 में इट वाज शेयर्ड बाय इसरो कि हमारा जो नाविक के 7 कॉन्स्टेलेशन है, 7 सैटेलाइट, तो नाविक नेविगेशन सैटेलाइट में 7 सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, दैट गॉट कंप्लीटेड 2016 में ही, राइट।
and we said that now we are capable of providing the navigation services in India and in 1500 kilometers across India. तो इस रीजनल एरिया में वी आर एबल टू प्रोवाइड नेविगेशन सर्विसेज थ्रू नाविक. हमें जीपीएस पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी आर 8 years अवे फ्रॉम दैट माइलस्टोन, बट आज भी यूज नहीं हो पा रहा है नाविक. व्हाट इज द रीजन? यू माइट हैव रेड कि हमारा जो मोबाइल चिप है जो रिसीव करेंगी सैटेलाइट के सिग्नल को, दे आर नॉट कंपैटिबल. देखिए, जो भी नेविगेशन का सैटेलाइट सिस्टम होता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है स्पेस सेगमेंट, जहां पे सैटेलाइट्स हैं जो सिग्नल भेज रहे हैं, एंड अदर इज ग्राउंड सेगमेंट, जो आपके मोबाइल डिवाइसेज हैं जिसमें चिप लगी है. दिस चिप विल रिसीव द सिग्नल, और इसके बाद ही आपका वो जो नेविगेशन सैटेलाइट है दैट कैन टेल यू द पोजीशनिंग ऑफ दिस डिवाइस. अब ये पोजीशनिंग कैसे डिटेक्ट की जाती है वो आपके, आई एम अज्यूमिंग आपने पढ़ा होगा, दैट्स अ लॉन्गर डिस्कशन. तो ये हमें जरूरत होती है. नाउ दीज चिप्स आर नॉट कंपैटिबल टू नाविक. क्यों? क्योंकि ये जो चिप बनी गई है ये रिसीव करती है सिग्नल L1 बैंड का. ये L1 L5 ये जो टर्म्स आप सुनते रहते हैं, ये क्या है? बेसिकली जो सिग्नल भेजा जा रहा है सैटेलाइट से वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता है, उसके बेसिस पे उसके नाम दे दिए गए. तो अब देखिए, जो मोबाइल सेट में जो चिप्स बनी गई हैं ये बनी थी जीपीएस के लिए, और जीपीएस सेंड करता है L1 सिग्नल, तो दे आर कंपैटिबल विद L1 सिग्नल. अब नाविक में जो हमने सिग्नल भेज रहा है दैट इज इन 2 बैंड्स, L5 एंड S बैंड. अब ये L5 और S बैंड से कंपैटिबल नहीं है ये चिप, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेंडिंग आवर सेकंड जनरेशन सैटेलाइट, जिसमें हम कौन सा सिग्नल भेजेंगे? Along with L5 and S, हम L1 बैंड का भी सिग्नल भेजेंगे, so that this becomes compatible with the GPS. तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया. L1 सिग्नल इज द मोस्ट कॉमनली यूज सिग्नल इन द जीपीएस. तो हम पहले नहीं है, इनफैक्ट बाकियों ने पहले भेज दिया है. दैट इज वाई द चिप्स आर कंपैटिबल विद देम, एंड दैट इज वाई नाउ वी आर ट्राइंग टू सेंड थ्रू L1 सिग्नल. ठीक. अच्छा, इसका एक और एडवांटेज ये है दैट टिल नाउ द एटॉमिक क्लॉक्स इन आवर फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स आर नॉट इंडिजीनियस, वो इंपोर्टेड है. अब हम उसमें इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक्स पुट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इसकी टाइमिंग एक्यूरेसी बढ़ जाए. एटॉमिक क्लॉक्स बेसिकली बहुत प्रिसाइज टाइमिंग बताती हैं. अब टाइमिंग की क्यों जरूरत है पोजीशनिंग आइडेंटिफाई करने के लिए? दिस इज समथिंग दैट अगेन रिक्वायर्स सम टाइम. हमने ऑलरेडी टेस्ट के डिस्कशन से बाहर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, सो दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू टू रिवाइज. व्हाई डू वी नीड एटॉमिक क्लॉक्स इन द सैटेलाइट? जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं वो पोजीशन बताते कैसे हैं? दिस इज समथिंग यू शुड रिवाइज. आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ा है, बट रिवाइज कर लीजिए. ठीक. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. आपका जो लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक साइंस का यही है. यस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. तो चलिए, आई होप दैट यू गॉट टू लर्न समथिंग. कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अनुभव्स.